चलिए, क्लियर हो गया आप लोगों को टेस्ट का। आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे। नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नया टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरी। रेसिडेंस से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को पूछना तो नहीं है? हेलो सर। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ सर, इस बार टैक्स में अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस आया है क्या सर? किसमें? अमेंडमेंट में। हाँ हाँ, चेंजेस है ना, वो बताएंगे आपको। सर किसमें, सैलरी में कि मतलब हाउस प्रॉपर्टी में, किसमें आया है चेंजेस सर? हम एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं। मैं टॉपिक वाइज आपको चेंजेस बताता चलूंगा, ठीक है। ओके सर। सर अभी किसमें, रेसिडेंशियल में सर कि कंप्लीट हो गया है? रेसिडेंशियल कंप्लीट हो गया है, हम नए टॉपिक पर आ गए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, हम इसकी बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर आवाज नहीं आ रहा आपका? सर सुनो तो, मेरे को ये पूछना था, जो आप लिखा है 27 जनवरी को ये है, 28 जनवरी को ये एग्जाम है, 29 को ये, एक बार उसको रिपीट कर दोगे क्या सर? मैं ना दो ही लिख पाया हूँ, 28 और 1 तारीख का। और दूसरा ये बोलना था कि भावेश बेलोधिया भी मेरे साथ ज्वाइन है, उसका मोबाइल में स्काई ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है सर, इसीलिए। तो मेरे साथ ज्वाइन है भावेश बेलोधिया, ठीक है ना सर? नहीं आ रही है आपकी जगबंधु। क्या बोल रहे हैं सर? अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप लिखा है इस दिन ये एग्जाम है, उसको एक बार रिपीट कर दोगे क्या? 27 से 1 तारीख वाला ये बोल रहा था, और इस दिन ये एग्जाम है। हाँ और ठीक है, दूसरा ये इसमें हम डालेंगे, उस समय क्लियर हो जाएगी। अभी हमारे पास टाइम कम है, अभी हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ठीक है। और सर भावेश बेलोदिया मेरे साथ ज्वाइन है, मैं ये बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है, तो उसका आप सेंड कर देना, ठीक है। जी जी। ओके, थैंक यू सर। और ओके सर ओके। मैं अदिति सावरकर, मैं भी ज्वाइन हूँ, पर आपके इसमें नाम नहीं दिखाता है मेरा। अच्छा, आप, हाँ बिल्कुल, आप इसमें मेरे को बता देंगे, आप मैसेज कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, क्लियर है? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को?
चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेतन से आय। इनकम फॉर सैलरीज। ठीक है, वेतन से आय। वेतन से आय ये आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर के लिए ये प्रथम आपका शीर्षक है, टाइटल है। ठीक है, एक व्यक्ति अधिकतम जो है 5 शीर्षकों के अंतर्गत आय जो है अर्न करता है, प्राप्त कर सकता है। उसमें से ये पहला आपका आय के शीर्षक है, वेतन से आय। ठीक है, तो आय का ये प्रथम शीर्षक वेतन से आय सामान्य रूप से एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त होने वाली नगद राशि, ठीक है, को वेतन माना जाता है। लेकिन आयकर में वेतन शब्द जो है, सैलरी वर्ड, एक व्यापक शब्द है और विशिष्ट माना गया है। ठीक है, तो आयकर में कर्मचारियों को प्राप्त केवल नगद वेतन या मजदूरी ही वेतन नहीं माना जाता, बल्कि इसके साथ वेतन के स्थान पर लाभ और नियोक्ता द्वारा दी गई निःशुल्क या रियायती सुविधाओं का मूल्य भी वेतन माना जाता है। अर्थात जो परिश्रम करता है उसके आधार पर उसको निश्चित अवधि पर एक राशि प्रदान की जाती है, उसके साथ में जो विभिन्न उसको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वह भी वेतन के अंतर्गत माना जाता है। तो किसी कर्मचारी को गत वर्ष में वेतन शीर्षक से कितनी कर योग्य आय प्राप्त हुई, इसकी गणना करने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं और उन प्रावधानों का ज्ञान होना या जानकारी होना ये काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो वेतन से आय की गणना में प्रमुख रूप से आपका भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 15 से 17 तक के प्रावधान जो हैं, रूल्स एवं उसके जो सब सेक्शंस हैं ये उपयोग में आते हैं। अनुलाभ जो है, अलाउंसेस, इनका भी वैल्यूएशन के लिए जो रूल्स हैं वह काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि ध्यान में रखना पड़ता है। इसके साथ ही करदाता की निवास स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर, और कर मुक्त आय यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी यहाँ पर रखने की आवश्यकता होती है। वेतन से आय शीर्षक में कर्मचारी जो हैं, तो वेतन से आय जो है भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसे वेतन से आय माना जाता है, तो आयकर के दृष्टिकोण से वेतन से आशय एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त नगद राशियों से है, यानी कि कैश में जो उनको राशि मिलती है उससे है। वेतन के स्थान पर लाभ या मुद्रा में मूल्यांकित किए जाने वाले अनुलाभ, यानी कि जो सुविधाएं दी जाती है, अलाउंसेस, उसको जिसको कि कन्वर्ट किया जाए कैश में, मुद्रा में, ठीक है, उन अधिलाभों के जो मौद्रिक मूल्य है उनके योग को वेतन माना गया है। तो वेतन एक निश्चित अवधि में, यानी वेतन के अंतर्गत नगद राशियों के अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिनका मौद्रिक मूल्य में शामिल होता है, किया जाता है, जो किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त होता है और जो कर योग्य भी है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सकल वेतन, ग्रॉस सैलरी। सकल वेतन में क्या, ग्रॉस सैलरी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जो नगद प्राप्तियां हैं, कैश जो मिला है, ठीक है, जो कैश रिसीव होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, नगद प्राप्ति में क्या चीज हो गई, नगद वेतन उसको मिल रहा है, कैश उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। मजदूरी है,
जो एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत उसको मिल रहा है, बोनस है, कमीशन है, ये सब नगद जो मिल रहे हैं वो सारी चीजें, या कोई भत्ता है आदि, ये नगद प्राप्तियां जो होती हैं उसको ली जाती हैं। प्लस इसके साथ में इनको जोड़ा जाता है जो सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाओं में कौन कौन से जैसे सुविधा मिल जाती है, जैसे मकान के लिए सुविधा मिलता है, नौकर के लिए सुविधा मिलता है, ठीक है ना, मकान की सुविधा मिल जाती है, नौकर की सुविधा मिल जाती है, गैस है, पानी है, बिजली है आदि, और भी आएंगे इसमें, है ना। तो या बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इन सुविधाएं जिसको कि मौद्रिक रूप से कन्वर्ट किए जा सकते हैं वह भी शामिल होता है, ठीक है। प्लस वेतन के स्थान से लाभ, वेतन के स्थान पर लाभ, जब इन तीनों चीजों को लेते हैं तो उस व्यक्ति का ग्रास सैलरी यानी कि सकल वेतन ये तय होता है। तो कर योग्य आय इसमें ये देखना है, निकालते हैं तो सकल वेतन में। अब यहाँ हम बात करते हैं जो पहली बात है जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं, वेतन, ठीक है, सैलरी। सैलरी हम किसको बोलते हैं, सैलरी। तो ये एक वेतन है, अब हम पारिश्रमिक को भी बोल सकते हैं, लेकिन वेतन एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत जो प्राप्त नगद राशियां होती हैं उसी को ही वेतन कहा जाता है। और वेतन से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि वेतन एक व्यक्ति के अतिरिक्त एक फर्म, कंपनी या अन्य कोई भी संस्था हो सकती है, ठीक है। वेतन शब्द का अर्थ जो है, आयकर के संबंध में वेतन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वेतन शब्द का अर्थ, आयकर के दृष्टिकोण से वेतन व मजदूरी शब्द में कोई भेद नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। सैलरी एंड वेजेस, सॉरी आपके उनके रेम्युनरेशन जो है, पारिश्रमिक जो मजदूरी मिल रही है, ठीक है। तो कर्मचारी या श्रमिक को भी पारिश्रमिक मिलता है, कर्मचारी जो होता है उसको भी उसके काम के बदले में मिलता है। एक मजदूर है, मजदूरी करता है, उसके बदले में भी उसको मिलता है, ठीक है। जो नगद मुद्रा मिलती है वही उसका वेतन कहलाता है, चाहे वह वेतन के रूप में मिल रहा हो या मजदूरी के रूप में मिल रहा हो या अन्य किसी और रूप में उसको प्राप्त हो रहा हो। श्रमिक की जो प्राप्ति भी जो है वह भी वेतन कहलाएगी और प्रबंधक की जो प्राप्ति है वह भी वेतन मानी जाएगी। तो वेतन और मजदूरी में अंतर नहीं है, नो डिफरेंसेस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। आयकर की दृष्टिकोण से मजदूरी को प्राप्त होने वाली मजदूरी या एक लिपिक को मिलने वाला जो प्रबंधक को मिलने वाला वेतन है ना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं होता है, दोनों को ही कर योग्य आय की गणना में शामिल की जाती है। नियोक्ता और कर्मचारी जैसे वेतन की प्राप्ति है तो वेतन प्राप्त जो ड्यू होते हैं, ठीक है, ये आय की श्रेणी में आ जाता है, चाहे वास्तव में उसका भुगतान गत वर्ष में करदाता को प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो। जैसे किसी कर्मचारी को जनवरी से मार्च तक का 3 माह का वेतन 31 मार्च तक प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला है, मान लीजिए उसको 3 माह का जो विगत जो है गत वर्ष का 3 माह का वेतन उसको नहीं मिला है, लेकिन वह अर्जित हो चुका है, अर्थात उसको प्राप्त हो चुका है माना जाएगा, इसलिए इस वर्ष की आय में उसको क्या करेंगे, शामिल करेंगे। इसके अलावा कर्मचारी को यदि अग्रिम वेतन है या कोई पुराना बकाया वेतन है जिसे पहले कर नहीं लगा, जिस पर पहले कर नहीं लगा यानी कि टैक्स नहीं लगा है, प्राप्त हुआ हो, ठीक है, तो वह भी आय में शामिल होगा। तो इस प्रकार वेतन का प्राप्त जो है, प्राप्त अर्थात ड्यू होना या भुगतान होना, दोनों में जो पहले हो, जो इन दोनों में पहले हो, यानी कि प्राप्त होना या भुगतान होना,
दोनों में से जो पहले हुआ हो के आधार पर ही आपको टैक्सेबल इनकम लेनी होगी, यानी कर योग्य आय की गणना करनी होगी। तो नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप। तो यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध के अभाव में प्राप्त आय वेतन शीर्षक के कर योग्य नहीं होता है। इसी कारण से साझेदारी फर्म से प्राप्त वेतन संसद सदस्यों एवं विधानों सदस्य के जो वेतन है, ठीक है, वह शामिल नहीं होते। अब इसमें हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेतन अर्जित होने का स्थान, यानी कि वेतन उसको कहां से मिल रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो वेतन कहां पर प्राप्त होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको वेतन कहां पे मिल रहा है, बल्कि कहां वह अर्जित होता है, यानी कि वह कहां से अर्जन कर रहा है, कमा कहां से रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई कर्मचारी है, अवकाश पर कंपनी के काम से बाहर चला जाता है, अदर कंट्री चला जाता है, और ऐसे अवधि में वेतन जो है उसको विदेश में प्राप्त होता है, माने जिस स्थान पर गया है वह देश से बाहर गया है, कंट्री पे गया है, और वहां उसको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में वेतन जो है भारत में ही अर्जित माना जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी भारत में सेवा के बाद अवकाश ग्रहण करता है और अवकाश ग्रहण करने के बाद रिटायरमेंट होने के बाद वह भारत से बाहर चला जाता है, अदर कंट्री में चला जाता है और वहां रहने लग जाता है, तो अपने भारतीय नियोक्ता से जो उसको विदेश में पेंशन प्राप्त हो रहा है, तो उसका उपार्जन भारत में ही माना जाएगा। यानी कि उसको मिल कहां से रहा है, यह इंपॉर्टेंट है, कहां पे मिल रहा है ये नहीं, उसको मिल कहां रहा है, वो प्राप्त कहां से कर रहा है, उसका अर्जन कहां से है, उसको अर्जित कहां से हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले भी हमने जो उसके निवास स्थान है उसके आधार पर हमने उसकी गणना की थी और उसको लेकर लिया था कि भाई उसकी उपार्जन कहां हो रही है, उसकी प्राप्त कहां हो रही है, यह निर्भर करेगा। नेक्स्ट, नियोक्ता और कर्मचारी का जो संबंध है, तो कोई भी प्राप्ति वेतन तभी मानी जाएगी जबकि देने और लेने वाले के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होगा। यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने के लिए है कि कोई भी प्राप्ति वेतन तभी मानी जाएगी जबकि देने और प्राप्त करने वाला, यानी देने और लेने वाले के बीच नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी में नियुक्त पूर्णकालिक संचालक है, सचिव है, प्रबंधक है, लेखापाल है, या अन्य जो क्लर्कियल डिपार्टमेंट है, लिपिक है, की आय जो है वेतन की श्रेणी में आती है, लेकिन कंपनी के माल को एक निश्चित प्रतिशत कमीशन में बेचने वाले एजेंट को प्राप्त कमीशन जो है वह वेतन की आय नहीं मानी जाती है, ठीक है, वह उसके वेतन की आय नहीं होगी, क्योंकि दोनों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं हो रहा है। एजेंट जो है अपना माल बेचता है और उसके अनुसार से उसको कमीशन मिलता है, ठीक है ना, लेकिन वो उसका वेतन नहीं होगा, वो उसका कमीशन कहलाएगा, ठीक। तो इसके अंतर्गत हम यदि देखें तो जैसे संसद सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, इनको जो प्राप्त वेतन है और भत्ते वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि सांसद एवं सदस्यों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध यहाँ पर स्थापित नहीं होता है। साझेदारी फर्म में हम देखें कि साझेदार को फर्म से जो प्राप्त पारिश्रमिक है वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं होता, बल्कि व्यापार पैसे के अंतर्गत उसके शामिल किया जाता है। यदि कोई वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है, किसी कंपनी में निश्चित मासिक या वार्षिक पारिश्रमिक पर नियुक्त है, यानी कि वो एक कहीं की फिक्स जो मंथली उसको पैसा मिल रहा हो या फिर उसको एनुअली जो राशि मिल रही हो, उस पर यदि वह नियुक्त होता है, तो ऐसी जो प्राप्तियां हैं वो वेतन तो मानी जाएगी, लेकिन कार्यानुसार उसका पारिश्रमिक या उसको जो फीस मिलता है, यानी कि उसको जो वर्क करता है और वर्क करने के दौरान जो काम कर रहा है
भाई वो निश्चित मासिक रूप में मंथली पेमेंट पे भी हो गया या फिर वो एनुअली हो गया, लेकिन उसके बाद यदि कार्यानुसार उसको यदि मान लीजिए कोई फीस मिलती है, ठीक है, तो वो उसमें किस में शामिल हो जाएगा, पैसे में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें करमुक्त वेतन। करमुक्त वेतन, यदि कर्मचारी को नियोक्ता से करमुक्त वेतन प्राप्त होता है जिसमें कि टैक्स नहीं लगता है, करमुक्त वेतन है, अर्थात देय कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा यदि किया जाता है तो वेतन से आय की गणना के समय शुद्ध वेतन में नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेतन से आय की गणना के समय शुद्ध वेतन में नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर जोड़ दिया जाएगा। प्रश्न में जनरली ये पूछा जाता है और ये हेड जनरली रहता है प्रश्न में। करमुक्त वेतन, यदि कर्मचारी को नियोक्ता से करमुक्त वेतन प्राप्त होता है अर्थात देय कर का भुगतान यानी कि जो टैक्सेबल है उसका यदि भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है, ऑनर के द्वारा यदि किया जाता है, तो वेतन से आय की गणना के समय में शुद्ध वेतन में यानी कि नेट सैलरी में नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर को जोड़ दिया जाएगा। यदि नियोक्ता उसका आयकर का भुगतान कर रहा है तो उसके वेतन में जो नेट सैलरी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया आयकर को उसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आयकर को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। जो अलाउंसेस जो दिए जा रहे हैं उस पे उसको नहीं जोड़ा जाएगा, जो नेट सैलरी है उसी पर उसको जोड़ा जाएगा, उसके जो अलाउंसेस है उस पर नहीं जोड़ा जाएगा। नियोक्ता द्वारा वेतन से कटौती, ये पॉइंट्स आप राइट डाउन करते चले जाएं, है ना, एक एक पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट सैलरी के लिए, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको इसको समझना होगा। नियोक्ता द्वारा वेतन से जो कटौतियां हैं, यदि नियोक्ता कर्मचारी को कुछ सुविधाएं देता है जैसे कि अलाउंस के अलावा और सुविधाएं प्रदान करता है जैसे कि गैस का है, बिजली का है, नौकर का है, ये इस तरीके से अब अलाउंसेस अलग हो जाते हैं उसके, अब उसके जो सुविधाएं देता है तो इसके बदले में यदि वो उसमें से कुछ राशियां काट लेता है तो नेट सैलरी जो होगी उसको प्राप्त शुद्ध वेतन में ऐसी काटी गई राशि पुनः जोड़ दी जाएंगी, यानी कि फिर से उसमें जोड़ेंगे क्योंकि हमको सैलरी हेड उसका निकालना है कि भाई उसका वेतन है कितना, है ना, क्योंकि करदाता को जो सकल वेतन है ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी सकल वेतन वो कितना मिल रहा है ये देखने के लिए हमको जरूरी होगा, देखना होगा कि भाई उसको ग्रॉस सैलरी जो है वह कितना मिल रहा है, तो वहां पर उसके सकल वेतन पर जोड़ देना होगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कोई कर्मचारी है, एक कर्मचारी है उसकी नियुक्ति जो है वो 37,000 रुपए प्रति माह वेतन पर हुई, 37,000 रुपीज पर मंथ उसको सैलरी मिल रही है और उस पे उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। नियोक्ता और उसके बीच ये तय होता है ऑनर और एम्प्लॉय, ठीक है, तो नियोक्ता और उसके बीच में ये तय हुआ कि नियोक्ता को प्रति माह उसे 34,000 रुपए 34,000 रुपीज नगद देगा, यानी कि उसकी देखिए नियुक्ति कितने में हुई 37,000 रुपीज पर मंथ सैलरी पर उसकी अपॉइंटमेंट हुई है और नियोक्ता के साथ उसने उसका संबंध ये हुआ आपसे जो समझौता हुआ है उसमें ये हुआ है कि उसको 34,000 रुपीज पर मंथ कैश में दिया जाएगा तथा उसके प्रोविडेंट फंड पीएफ के लिए 3,000 रुपीज 3,000 रुपए, ठीक है, 34,000 रुपए कैश मिल रहा है, 3,000 रुपए उसके प्रोविडेंट फंड के लिए प्रति माह कट जाएगी, यानी कि उसमें से उसका पैसा काट के वो प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी की आय में 34,000 रुपए के स्थान पर कितना लिखा जाएगा 37,000 रुपए लिखा जाएगा ताकि उसका ग्रॉस सैलरी में शामिल हो सके। क्लियर है?
आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ। भाई उसकी जो बेसिक सैलरी है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है कर्मचारी का, उसका हुआ प्रति माह 37,000 रुपीज। ठीक है, उसको प्रति माह 37,000 रुपए वेतन के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये सैलरी मिलेगा उसको प्रति माह। ठीक है, अब इसमें से ये कह रहे हैं कि ये दो पार्ट में बढ़ रहा है। 34,000 रुपए तो उसको नकद मिल जाएगा, कैश। ठीक है, और 3,000 रुपए उसके प्रोविडेंट फंड में शामिल हो जाएगा, पीपीएफ। तो टोटल उसका कितना हुआ भाई? 37,000 रुपए। तो उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी? ग्रॉस सैलरी कितनी होगी? 37,000 रुपीज। लेकिन उसको मिल कितना है प्रति माह? 34,000 रुपए। 3,000 रुपए क्या होगा उसके प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है। तो भाई हाथ में तो इतना आ रहा है उसको, लेकिन वास्तव में उसकी सैलरी है कितनी? 37,000 रुपीज। तो ग्रॉस सैलरी जो है, सकल वेतन जब हम काउंट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये इसके बराबर है। ओके, ये ग्रॉस सैलरी के लिए हुआ। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट, वेतन का त्याग, माने कि जैसे वेतन छोड़ देते हैं, है ना। तो यदि कोई कर्मचारी जो है स्वेच्छा से अपने वेतन का त्याग करता है, यानी कि अपनी सैलरी जो है वह छोड़ देता है, अर्थात या हम ये कहें कि नियोक्ता संपूर्ण या आंशिक रूप से अपना वेतन प्राप्त नहीं करता है या नहीं लेता है, ऐसी दशा में ये वेतन का प्रयोग माना जाता है। उसे सकल वेतन पर कर देना पड़ेगा, चाहे उसने नियोक्ता से राशि प्राप्त की हो या ना हो। या हम ये कह सकते हैं सरल भाषा में कि भाई यदि वह काम कर रहा है तो वह वेतन ले रहा हो या ना ले रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं है ना। उसमें उसके आय में उसको शामिल की जाएगी, चाहे वह आंशिक रूप से हो चाहे पूर्णकालिक हो। ठीक है, तो उसे सकल वेतन पर कर तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो उसको प्राप्त कर रहा हो राशि या ना कर रहा हो। ठीक है, लेकिन यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अपना कोई वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, केंद्र सरकार को अर्पित कर देता है, तो वह कर मुक्त माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि नियोक्ता के साथ वो ऐसा कर रहा है तो वो तो शामिल होगा भाई, उसको तो देना पड़ेगा टैक्स। यदि मान लीजिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो दे देता है अपनी सैलरी, जैसे कि आप देखते होंगे कि विभिन्न फंड होते हैं जिसमें कि समय समय पर गवर्नमेंट को दिया जाता है, गवर्नमेंट लेती है ना। तो उस समय क्या हो जाता है, वो एग्जेप्टेड हो जाता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसे हम टैक्सों के बारे में बात करेंगे आगे चल के और भी, है ना। ये आपका क्लियर। अब जैसे कि मान लीजिए अवकाश ग्रहण प्राप्त है, माने कि लीव, छुट्टियां वगैरह लेता है, तो इसमें अवकाश ग्रहण पर कर्मचारियों को ग्रेजुइटी, एक मुश्त पेंशन, अर्जित अवकाश का वेतन, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की राशि से जो प्राप्त होती है, ये सब वेतन के श्रेणी में आते हैं, है ना। अवकाश ग्रहण पर प्राप्ति, यानी कि कहें रिटायरमेंट के बाद, तो रिटायरमेंट के बाद एक जो राशि मिलती है ना। इसमें भी जब स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी एक पर्टिकुलर हेड के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे कि भाई अवकाश ग्रहण करने के पश्चात, यानी कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात, रिटायरमेंट के बाद, इसमें जो ग्रेजुइटी की राशि है, पेंशन की राशि है, अर्जित अवकाश का वेतन है, प्रोविडेंट फंड की राशि है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई प्रति माह उसकी राशि जो है कट कट के उसके प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है, जब वो रिटायर होगा तो उस समय उसको प्राप्त होगा। तो प्रोविडेंट फंड की राशि, ये सब वेतन की श्रेणी में आते हैं, सैलरी में ही आते हैं। अवकाश ग्रहण करने के बाद, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद, नियोक्ता से कर्मचारी को प्राप्त होने वाली जो नियमित मासिक पेंशन है,
ठीक है, जो पेंशन की राशि जो मिलती है वर्तमान समय में 2004 के बाद पेंशन का प्रावधान जो है वह समाप्त हो चुका है। 2004 के पहले जो भी कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनको पेंशन का प्रावधान है। 2004 के बाद पेंशन के प्रावधान जो है वह समाप्त कर दिए गए हैं। किसी भी सेक्टर में पेंशन जो है वह नहीं दिया जाता है। तो मासिक पेंशन जो है यह भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय मानी जाती है। लेकिन कर्मचारी की यदि मान लीजिए आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में आश्रितों को मिलने वाला जो परिवार पेंशन है, फैमिली पेंशन है, ऐसे प्राप्तकर्ता के सदस्य के अन्य साधनों के अंतर्गत आय मानी जाती है। ठीक है, ओके। एक से अधिक नियोक्ता, ये भी यहां पर है कि भाई एक से अधिक जगह में काम कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा। तो इसका अभिप्राय जो है वो ये है कि कर्मचारी एक जीवित व्यक्ति ही हो सकता है ना। सॉरी, ये आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही जगह काम कर रहा है, एक ही नियोक्ता के अंतर्गत कार्य कर रहा है। वह एक ही समय में एक से अधिक जगहों पर भी काम कर सकता है। तो जहां से उसको भी मिल रहा है, जिस नियोक्ता से मिल रहा है, सभी नियोक्ताओं से जो मिल रहा है वो सभी उसके आयकर के अंतर्गत शामिल होगा, आय की श्रेणी में शामिल की जाएगी। ओके, नियोक्ता कोई भी हो सकता है, नियोक्ता कोई भी हो सकता है इन द सेंस कर्मचारी एक जीवित व्यक्ति ही हो सकता है। एम्प्लॉय जो है कर्मचारी वो तो एक जीवित व्यक्ति ही होगा ना भाई। लेकिन नियोक्ता कोई भी वो हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, संस्था हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय कौन होगा, जो जीवित है वही हो। तो जैसे कि फर्म, कंपनी के कृत्रिम व्यक्ति माने गए हैं। वेतन देय होने की स्थिति, सामान्यतः कर्मचारी को वेतन मंथ के आधार पर दिया जाता है। मंथली होती है, एक निश्चित माह माने निश्चित समयावधि के पश्चात दिया जाता है। तो जनरली वेतन जो है उसको माह के रूप में होता है, मासिक मंथली होती है। तो मासिक वेतन जो है ये कैसे होते हैं, मैंने ड्यू माने देय कैसा होता है। तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी, शासकीय और अर्ध शासकीय कर्मचारियों की दशा में वेतन देय होने की तिथि जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः कर्मचारियों को वेतन मासिक आधार पर दिया जाता है। यह मासिक वेतन जो है देय कैसे है, तो इसको आपको देखना है कि जो शासकीय या अर्ध शासकीय कर्मचारी की दशा में, तो ऐसे कर्मचारियों का वेतन अगले माह की पहली तारीख, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखेंगे, आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां पर आपको उसको रिकॉल करना है जो पढ़े हुए हो उसको। ऐसे कर्मचारियों का वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होता है। इनका शासकीय या अर्ध शासकीय कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, अर्थात जैसे कि मान लीजिए जनवरी माह का वेतन उनको 1 फरवरी को देय होगा। ठीक है, जनवरी का काम किए तो 1 फरवरी को उनका देय होगा। तो वित्तीय वर्ष के दृष्टिकोण से मार्च से लेकर फरवरी तक का, ठीक है, 12 माह का वेतन गत वर्ष की आय मानी जाती है। ओके, जैसे फॉर सपोज एग्जांपल हम ले लें, मिस्टर एक्स जो है एक सरकारी कर्मचारी हैं या एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं, जो कि गत वर्ष 2019-20 के लिए उनकी वेतन से कर योग्य आय ज्ञात करते समय
जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं कर योग्य आय वेतन से, तो हम उस समय क्या करते हैं, मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक का वेतन गणना में शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप उसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अप्रैल टू मार्च। ओके, फाइनेंशियल ईयर आपका चलेगा जैसे कि आपका 2021 है, यानी 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। अब हम प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो ये क्या हो गया, 19 और 20। ठीक, अभी जैसे हमने शासकीय और अशासकीय के लिए बात की, जनवरी है 1 जनवरी 19, अब इसका वेतन जो है देगा हो रहा है 1 फरवरी, जनवरी फरवरी, ठीक है ना, तो जनवरी का फरवरी में मिलेगा, तो 1 जनवरी 2019, ठीक है, 2019 एक माने जनवरी में जो काम किया है उसकी सैलरी उसको कब मिलेगी, 1 फरवरी को मिलेगी। तो यहां पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो उसके आगे किसको शामिल करेंगे हम, मार्च 2019 से, ठीक है, मार्च 2019 से फरवरी 2020, ये 12 माह का उसका कैलकुलेशन होगा। ओके, कैलकुलेशन ये ध्यान रखेंगे, बहुत से लोग इसमें गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशन में, जब ये ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं उस समय में जब मंथ उसमें दिया रहता है तो कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से वहां पर गड़बड़ हो जाता है ना। ये गड़बड़ कहां पर होता है, जब सैलरी फ्लक्चुएट होता है, जहां पर वेतन वृद्धि का है या किसी कारण से उसके वेतन घटते बढ़ते हैं उस समय, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये हो गया शासकीय और अशासकीय कर्मचारियों की दशा में। दूसरा है आपका अशासकीय कर्मचारियों की दशा में, जो नॉन गवर्नमेंट कर्मचारी हैं प्योरली। तो अशासकीय या बैंक कर्मचारी की दशा में वेतन संबंधित जो माह की अंतिम तारीख को देय होता है, यानी कि उनका सैलरी जो है, जैसे कि ये है तो जनवरी की सैलरी उनको कितने हो जाएगी, 31 जनवरी की, 31 जनवरी, ठीक है ना, माह के अंत में, ठीक है, उस समय में देय होता है। तो वेतन दो तरीके से देय हुआ, यदि हम सिंपल सरल शब्दों में कहें तो जिस पर काम किया है, मान लीजिए दिसंबर में काम किया, ठीक है, पूरा दिसंबर, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर वो काम किया, ठीक है, तो इसका वेतन कब मिल रहा है उसको, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। पूरे माह दिसंबर में उसने काम किया तो उसका वेतन देय कब हो रहा है, 1 जनवरी को हो रहा है। कौन सी दशा में, शासकीय और अर्धशासकीय। दूसरा हुआ यदि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर वो काम कर रहा है और उसकी सैलरी का भुगतान हो रहा है 31 दिसंबर को, माह के अंत में। ये क्या हो गया, आगामी माह का शुरुआत, आगामी माह के प्रारंभ में दे, ठीक है, और ये क्या हो गया, माह के अंत में दे। ये प्रश्न में स्पष्ट रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार आपको घुमाने के लिए प्रश्न उस तरीके से दे दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझना है आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। अग्रिम वेतन यानी कि एडवांस सैलरी जो है, यदि गत वर्ष में कर्मचारी को कोई अग्रिम वेतन प्राप्त हुआ हो तो वह प्राप्ति के आधार पर कर योग्य होगा, चाहे उसका संबंध भविष्य में हो या ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बकाया वेतन है, यदि गत वर्ष में कर्मचारी को पिछले किसी वर्ष का बकाया वेतन या उसका कोई भाग प्राप्त हुआ हो और ऐसी प्राप्तियों पर
पिछले वर्षों में कोई कर लगा हो तो ऐसी प्राप्ति गत वर्ष में कर योग्य होंगी। ओके, तो इस प्रकार वेतन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को कर्मचारी के रूप में अपने नियोक्ता से जो सकल वेतन, ठीक है, सकल वेतन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्रॉस सैलरी जो है, ठीक है, ग्रॉस सैलरी में कौन कौन सी चीजें आ गई, उसकी जो प्राप्त पारिश्रमिक है, सुविधाएं हैं, वेतन के स्थान पर जो लाभ मिले हैं, तो ये प्राप्त होते हैं, उसे हम वेतन कहेंगे। तो पूरी तरीके से उसका वेतन का क्या हुआ, कंप्लीट, यानी वेतन सबसे क्या आशय हो गया, प्राप्त पारिश्रमिक, सुविधाएं, वेतन के स्थान पर लाभ। जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो सकल कुल वेतन जो है वह प्राप्त होता है। तो किसी नियोक्ता के कर्मचारी का वेतन का जब हम गणना करेंगे तो उसमें इन सारी चीजों को शामिल करेंगे तो उसका सकल कुल वेतन निकलेगा। ठीक है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 17 अंडर सेक्शन 71 में सैलरी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, वेतन की परिभाषा दी गई है उसमें, डेफिनेशन ऑफ सैलरी सेक्शन 71, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें भारतीय आयकर अधिनियम 1961 जो है उसकी धारा 17(1) के अनुसार से वेतन में किसको किसको शामिल की गई है, तो वेतन के अंतर्गत इनको शामिल की गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। मजदूरी आयकर की दृष्टि से वेतन एवं मजदूरी में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। ठीक है, दूसरा, कोई वार्षिकी अथवा पेंशन, कोई ग्रेजुइटी, कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ, वेतन या मजदूरी के स्थान पर लाभ या वेतन के अतिरिक्त कोई लाभ, कोई अग्रिम वेतन, ऋण उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अग्रिम वेतन, अर्जित अवकाश का उपयोग न करने पर प्राप्त राशि, प्रोविडेंट फंड के शेष राशि में वार्षिक वृद्धि की कर योग्य राशि, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्रमाणित प्रोविडेंट फंड को हस्तांतरित शेष का कर योग्य राशि या उसका भाग 1 जनवरी 2014 या इसके बाद नियुक्त केंद्रीय सरकार के कर्मचारी या अन्य नियोक्ता के कर्मचारी की दशा में अंडर सेक्शन 80CCD के अंतर्गत पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में दिया गया अंशदान। तो इसके आधार पर जो वेतन की परिभाषा है वह क्लियर हो जाता है। इसमें कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त होने वाली सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्राप्तियां, सुविधाएं, ये वेतन के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये आज यहीं तक हम रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास सर अटेंडेंस ले लीजिए ना। अटेंडेंस आप लोग मेरे को नोट करके इसमें भेज देंगे। ठीक है, या आप लोग अपना अपना सीरियल जो है वो मुझे बता दें। 7 सर 7 अटेंड करना है मेरे को बताएंगे प्लीज। सर विकास 09 7 सर विकास 9 नंबर। हाँ, बस सीरियल नंबर बोलते जाएं आप लोग। 9 यस सर। 7 रोल नंबर 8 7 यस सर। 7 8 9 तीनों हैं। 43 सर 13 सर 13 सर सर 13 हाँ हाँ यस जी सर जी जी 13 45 सर 43 सर 14 14 ओके 14 सर 43 43 ओके 43 सर 3 सर रोल नंबर 3 ओके ओके सर 38 सर 27 सर रोल नंबर 38 38 ओके सर 27 27 नेक्स्ट सर 22
आप लोग एक काम करिएगा, मैसेज कर देंगे आप अपना अपना, ठीक है। अभी 18 लोग जो हैं वो ज्वाइन हैं, ठीक है। हेलो सर। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, कुछ ओके पूछना सर। था सर। रेसिडेंशियल में कुछ चेंजेस हुआ है क्या सर उसमें? नहीं, रेसिडेंशियल में कोई चेंजेस नहीं है। ओके सर, तो टैक्स में मतलब सैलरी में है कुछ सर चेंजेस? हाँ, सैलरी वगैरह में रेसिडेंशियल में कोई चेंजेस नहीं है। रेसिडेंशियल में मैंने आपको जो 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, रेसिडेंशियल में जो शर्तें हैं, ठीक है ना, शर्त पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका मुख्य शर्त दिया हुआ है और